अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईद से पहले कहा जा रहा था कि ईद के बाद जहाँ एक तरफ मौसम में हिद्दत आएगी तो वहीं सियासी माहौल में भी मजीद तपिश आएगी। PTI, BNP मेंगल, PK मैप, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM पर मुश्तमिल सियासी जमातों ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक जमात इस्लामी भी इस तहरीक में शामिल होने के लिए गौर कर रही है, जबकि सियासी अफवाहें तो ये भी हैं कि मौजूदा हुकूमत से नाराज़ मौलाना फजलुर रहमान को भी इस तहरीक में शमूलियत के लिए कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तहरीक में शामिल अक्सर जमातों की हिमायत मुल्क के मखसूस हिस्सों तक ही महदूद है, मगर जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के पास इतनी तंजीमी सलाहियत मौजूद है कि वो स्ट्रीट को गर्म कर सके। यूँ अगर ये जमातें इस तहरीक का हिस्सा बनती हैं तो ये हुकूमत को किसी हद तक मुश्किलात में डाल सकती है। मौजूदा हुकूमत को जहाँ पहले ही माशी महाज पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है, वहीं अंदरूनी तौर पर हुकूमत को सियासी मामलात पर भी मुश्किलात हैं। काबीना में कई अहम वज़रा हुकूमत की ख्वाहिश पर शामिल नहीं किए गए। सेनेट के टिकटों की तकसीम में भी कई पुराने साथियों को नज़रअंदाज करके ऐसे अफराद को अकोमोडेट किया गया है जिनका नून लीग से बुनियादी ताल्लुक़ ही नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्रोग्राम की बात की जाए तो इस तहरीक के असल और पोशीदा मकासद जो भी हों, मगर ज़ाहिरी तौर पर आइन और कानून की हुक्मरानी इस तहरीक के बुनियादी मकासद करार दिए जा रहे हैं। इस तहरीक के प्लेटफॉर्म से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास पार्लियामान में इतनी अक्सरियत है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कानून साजी करवा सकते हैं, और अगर मौजूदा हुकूमत ने PDM 1 की तरह जल्दबाजी में की गई कानून साजी की प्रैक्टिस को अब भी जारी रखा तो क्या इस तहरीक में इतना दम होगा कि हुकूमत को मतनूज़ा कानून साजी से रोक पाए। इसी तरह पाकिस्तान में तहरीकों की तारीख ये साबित करती है कि कामयाबी उसी वक्त तक मुमकिन नहीं हो पाती जब तक उसे मखसूस हलकों से हिमायत ना मिले। ये सवाल भी है कि इस तहरीक में पहले ही ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिनकी मुल्क के मखसूस हिस्सों में हिमायत मौजूद है, मगर इस तहरीक में खुद बानी PTI मौजूद नहीं है। तहरीक के मकासद जो भी हों, मगर तहरीक को एक पॉपुलर फेस की ज़रूरत रहती है। और सबसे अहम सवाल कि इस तहरीक के असल मकासद होंगे क्या? क्या इस तहरीक को महज एक बारगेनिंग टूल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा, मखसूस हलकों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की जाएगी, या फिर वाकई ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ इस तहरीक का बुनियादी मकसद रहेगा? हम अपने पैनल से यही जानने की कोशिश करेंगे। जिस तहरीक का आगाज़ 2 दिन कबल किया गया है, बुनियादी मकसद क्या होगा और ये क्या हासिल कर पाएंगे, तो किस तरह से। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों के लिए प्रोग्राम का सवाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आगाज़, पहले ही माशी, सियासी और दाखिली महाजों में घिरी हुकूमत, तहरीक कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है? हसन निसार साहब, माजी में भी तहरीक रही, मकासद तो फौरी तौर पर उस तरह वाज़े नहीं होते, जो कहा जाता है वो होता नहीं। ये तहरीक जो कह रही और बता रही है, कितना बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए साबित हो सकती है? लेकिन तहरीक अपनी जगह पे थोड़ी तारीख देख लेते हैं। दो चार जुमलों में आपसे, आपकी पैदाइश से पहले का वाक़या है। तहरीक निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा, नतीजा ज़ियाउल हक, मर्द मोमन मर्द हक, ज़ियाउल हक। अच्छा, उसका अंजाम अगर याद है तो मुझे ये बताएं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, और वो भी आईन पाकिस्तान, ये क्या बेचता है? इसकी क्या औकात है? ना ये कुछ बेचता है, ना जो चलाने जा रहे हैं वो कुछ बेचते हैं। और आखिरी बात मैं फिर अर्ज़ करूँगा, आई विल बी कोटिंग द डेवल, कि आइन, पाकिस्तान का आइन क्या है? चंद कागज़ों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये पहला और आखिरी सच था जो ज़ियाउल हक ने गालिबन अपनी ज़िंदगी में बोला है। और आखिरी बात, जब तक आइन के बनाने और चलाने वाले यानी सियासतदान झूठे, मौका परस्त, मक्कार, ज़मीर फरोश, नाहल और करप्ट रहेंगे, ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और कोई किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं सकेगा। खत्म। अच्छा हसन साहब, आपने जो तो है तो चीथड़ाई, एक मिनट, आइन है तो चंद कागजों पे मुश्तमिल चीथड़ाई, उसके पीछे किरदार की कुव्वत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डूज एंड डोंट्स का एक तवील सिलसिला चाहिए। ये यूं नहीं होता। हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में तिलावत ना होती हो। हमारा हाल देखो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। 7 बच्चे मार के, बीवी मार के बंदा मर गया।
उसने खुदकुशी कर ली, तो क्या है ये? उससे बड़ा आइन तो नहीं कुर्रा अर्श पे कोई है ना। अज़ानें भी हैं, नमाजें भी हैं, सालों चुके प्रैक्टिस नहीं है। सो सिंपल, कुछ नहीं होगा। अच्छा, इनका कुछ होगा नहीं, लेकिन वो एक एफर्ट तो कर रहे हैं। आपने माजी का हवाला दिया तो बिलावल भुट्टो इसको PNA 2 कह रहे हैं कि PNA 2 पार्ट 2 ये लाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही वो रिकंसिलिएशन की बात भी करते हैं। आपने कहा ना कि जब तक सियासतदान ठीक नहीं होंगे तो क्या इन सबको मिल बैठ नहीं जाना चाहिए, टेबल पर आए, गुफ्तगू करें और फ्यूचर के लिए रास्ता निकालें? चोर और चौकीदार अगर मिल जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मटेरियल है, और पॉलिटिकली नहीं, ऑल ऑफ अस, इतनी भयानक बात। अभी जो रिसेंटली वो सैक हो गया, वो चमार कौन था, एक छोटी सी मासूम बच्ची को धक्के दे रहा है, एक है ट्रेन में औरत को थप्पड़ मार रहा है। अभी ये नेशन, अभी ह्यूमन बीइंग्स, आइन होते हैं आयशा इंसानों के लिए। हम तो इंसान ही नहीं, हम तो सब मैन और मैनिमल्स हैं। उस बच्ची को थप्पड़ मार सकता है? हसन साहब हैं तो इंसान ही, लेकिन हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, कानून पर अमल दरामद नहीं करके दिखाया है, इसलिए लोग कानून को अहमियत नहीं दे रहे हैं। नहीं, बस फिर अफसार साहब का लाडला DNA, बस छोड़ो, आगे बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है, पहले बड़ा कुछ सुनता हूं मैं। अच्छा जी, ठीक है। अब सर साहब, माजी की तहरीकों एक का तो जिक्र अभी हसन साहब ने भी कर दिया है, निज़ाम मुस्तफ़ा, फिर बहाली जमहूरियत और फिर हालिया जो अदलिया की आज़ादी रही। तहरीक ख़त्म होने के बाद असल मकासद वाज़े होते हैं, नारा कोई भी लगा दिया जाए पहले। इसमें भी 2-3 लोग ऐसे शामिल हैं जो कि जब पिछली तहरीक अभी जो कि चली और फिर वो सड़क पर ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ड्राइंग रूम में उसके मामला तय हुए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे थे। आपके ख्याल में इस तहरीक का असल मकसद क्या है? 2-3 ऑप्शन की मैंने बात भी की अपने इब्तिदाइये में। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले DNA पे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये आप लोगों का ना फेवरेट टॉपिक हो गया एक DNA जो है, मेरा ख्याल से। चले फेवरेट कर लें, आप DNA की बात हो रही है ना मुसलसल। जी। मैं मानता हूँ कि कोई मसला है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मसला है। मेरा ख्याल वो कल्चरल प्रॉब्लम है, हसन निसार साहब का ख्याल है DNA में प्रॉब्लम है। तो ये जिसके अभी सच की इतनी तारीफें कर रहे थे, उसका बाय द वे DNA भी कल्चर ही DNA पैदा करता है। कल्चर का कसूर हुआ तो कल्चर का कसूर हुआ ना, DNA का कसूर नहीं हुआ। यहाँ का मुकामी मुसल्ली, यहाँ का दरावड़, वो सेंट्रल साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया के लोगों जैसा भी हो सकता है, उनसे बेहतर हो सकता है। चले सदियों दलित तमलत शुद्ध रहने वाले, ठीक, उनके साथ देखें, जिसकी सच्चाई का भी आपने तारीफ की है, उसका DNA भी साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया का था, और उसने जो लफ्ज़ कहे आईने पाकिस्तान के लिए, वो हकारत के अल्फाज इस मुल्क के अवाम की तौहीन है। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि आपस में कोई मुआहिदा करो तो उसे लिख लो। पाकिस्तान के अवाम ने अपनी रियासत के साथ एक मुआहिदा किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको लिखा गया। अगर उसका एहतराम कोई नहीं करता, और ऐसे लोग जो ऊपर ओहदों पे आ जाते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं सोसाइटी में, जब वो इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि आइन तो चीथड़ा है, तो लोग फिर इसको वाकई चीथड़ा समझना शुरू कर देते हैं। कल्चर इस तरह बनता है, ऊपर वाले लोगों को देख के कल्चर नीचे तक आता है। लोग वैसी आते अपना लेते हैं, वैसे कपड़े पहनने शुरू हो जाते हैं, वैसा उनकी जुबान हो जाती है। ये हमारे साथ हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे जो आइन के साथ उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो आइन बहुत काबिल एहतराम है, और वो है ना कि ख़ुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। बात ये कि आइन में नहीं कसूर हमारा है। हमने जो आइन को मजाक बना दिया, उसकी इज्जत नहीं की, उसके बाद यही होना है जो हो रहा है। तो वो पुलिस वाला ट्रेन में आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, मैं गाड़ी में जाते हुए रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी करूँगा। बस अपना अपना जिसका जहाँ जो जोर चलता है वो चला रहा है, और जो आइन को तोड़ के साइड पे करके जजों को और उनको सबको जेल भेज सकते हैं वो जेल भेज देते हैं। आपके सवाल का जवाब, तहरीक और हुकूमत को, हुकूमत जो है ना, हुकूमत उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क हमें पड़ना है, अवाम को पड़ना है। हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो ये तो मतलब वो आपने वर्ल्ड वो WW क्या होती है, वर्ल्ड रेसलिंग या इस तरह की कोई चैंपियनशिप नहीं होती? जी WWE उसमें, हाँ WWF, उसमें आपने देखा रिंग में बड़ा ज़ोर से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वो कुर्सियाँ मार रहे होते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं, 3-3 4-4 का ग्रुप होता है।
जो उनको पीछे बैठे जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं ना उस अरीना के, नोट वो कमा रहे होते हैं। आप नूरा कुश्ती कह रहे हैं इसे सियासतदानों की, थोड़ा बहुत, तो जो पशीन में नारे लगा के उन्होंने आगाज किया उसका कोई मकसद नहीं है। नूरा कुश्ती नहीं है ये। देखें ये कुश्ती सही है और मकसद सिर्फ इक्तदार में आना है, आइन शाइन कोई नहीं है। जो पहले आपके ख्याल में जो पीडीएम कह रही थी कुछ साल पहले कि जी एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए पीटीआई से, फिर हम इसको देख लेंगे, तो अभी क्या है, अभी भी यही बात है, अभी भी यही बात हो रही है। ये जो तहरीके आईने पाकिस्तान, क्या है तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, नाम भी एक बड़ा चुन के रखा है इतना लंबा, ये बेसिकली है कि हम भी पड़े हैं राहों में, ये हमारे यहाँ बस ये गेम है, तवज्जो हासिल करने की कोशिश है सादा अल्फाज में। इकोनॉमी पे ना इकोनॉमी पे किसी की तवज्जो है, ना आवाम की हालत पे, ना आबादी में जो इजाफा हो रहा है उस पे है, ना किसी और चीज़ पे। इस बात पे है कि मैं अंदर अखाड़े में बस आ जाऊँ हाथ मार के ताली, बस ये बात है। बस इतनी सादा सी बात। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हुकूमत आप मत समझो सर, हुकूमत को तो गुज़िश्ता हुकूमत भी कहती थी कोई खतरा नहीं था, वो 1 पेज तो ऐसा कभी तारीख में नहीं आया था, मगर फिर ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जो देखें आयशा, आपने एक बात की थी कि एक लफ्ज़ बोला मुझे भूल गया है कि मखसूस हल्के, कुछ ऐसा कुछ आपने बोला था अपने इंट्रो में। तो हुकूमत तो मखसूस हल्के होती है, बाकी तो आपको मैंने बताया शामिल वाजिया। चलो ठीक हो गया, फिर मैं आप भी अपना अपना परफॉर्म करें स्टेज पे। हुकूमत तो मखसूस हल्कों की होती है। हमारे ख्याल में तो नून लीग की हुकूमत है। क्या ख्याल? चलें, मैंने तो बता दिया अपना ख्याल। आपका ख्याल, मैं आपका ख्याल सर आंखों पे। अगर नून लीग की हुकूमत है तो वजीर दाखिला किनका है? सर नून लीग जिसको चाहे लगाए, अब ये हम हुकूमत फिर कहती है ये हमारा इख्तियार है, ये हुकूमत वजीर आजम का इख्तियार है ना। नहीं, मैंने कहा आज़ाद इलेक्शन लड़ा ना। देखिए आप ये सोचें खादा पीता लाहिदा बाकी अहमद शाहिदा कि खुफिया बैलेटिंग में भी एक ऐसा शख्स सेनेटर बन गया खुफिया बैलेटिंग में जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सियासी जमातों ने लाइन बना के वफादारी के साथ उसको वोट डाला, सबसे ज़्यादा तकरीबन उसको वोट पड़े हैं मेरे ख्याल में। सर ठीक कह रहे हैं, दाद दें पार्लियामान को कि जो अपने मफाद में कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। मैं दाद दे रहा हूँ पार्लियामेंटेरियन की कमिटमेंट पे, उनकी लॉयल्टी पे, उनकी इस बात पे कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी और जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करना है। ये बड़ी अच्छी बात की है। ठीक हो गया, जबरदस्त कहती है ना, देख लें आपके सामने है ना। ज़ैगम साहब, यहीं से गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। तहरीकों की नज़ीरों की बात हो रही थी, हवाले हमने यहाँ रखे। मुक़्तदरा की हिमायत के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई, चाहे हम 2000 से पीछे की बात करें या 2000 से लेकर अब तक की बात कर लें। और हालिया मिसाल अगर इमरान खान साहब की तहरीकों की बात कर ली जाए, 2014 के धरने में पूरी हिमायत नहीं थी उन्हें मुक़्तदरा की, तो वो कामयाब नहीं हो सका। 16 के बाद से उनको हिमायत मिली तो उनके मामलात आगे बढ़ते रहे और कामयाबी मिलती रही। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक वो हिमायत मौजूद नहीं है तो जेल में बैठे हैं। क्या इस तनाजुर में ये जो तहरीक खड़ी की गई है जिसका आगाज़ पशीन से किया गया, आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात, हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की नहीं है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी नहीं है, तो ये जनाजा तो नहीं है ना। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। तो ये जो इस कुर्सी पे सवार हैं, जाहिर है ये अपने मफादात के लिए सवार हैं। अब अगली बात जो आपने कही है, तहरीकें मेरे ख्याल में हमेशा कामयाब होती हैं। अगर हम तहरीकों को सिर्फ इस तनाजुर में देखें कि वो हुकूमतें गिराने के लिए बनती हैं और हुकूमतें गिरा नहीं पाती, तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक महदूद हमारा तज्जिया होगा। क्योंकि जब भी कोई एफर्ट की जाती है और सियासी जब कोई कोशिश की जाती है, तहरीक चलाई जाती है, तो इसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद वो होता है जो बताया जाता है। लेकिन बहुत से मकासद दूसरे भी होते हैं और वो मकासद अक्सर हासिल होते हैं। हर तहरीक कुछ ना कुछ कामयाबियां लेकर जाती है। इमरान खान की अपने तहरीक की बात की 2014 में जो शुरू हुई, तो क्या उसने मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को एक इर्रिपेयरेबल लॉस नहीं पहुंचाया? 2018 तक उसने हुकूमत को मुकम्मल तौर पे मफलूज नहीं कर दिया था। खुद फिर अभी जो पीडीएम की तहरीक थी, आप मुझे बताइए, मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद के धरने से पहले क्या हालात थे उन जमातों के जब वो अपोजिशन में थी? मीडिया पर आने की इजाज़त नहीं थी, क्या उनका रगड़ा लग रहा था? और जब मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ धरना दिया और फिर बाद में पीडीएम बनी, तो किस तरह उनके सांस बहाल होने शुरू हुए और आखिर उन्होंने हुकूमत को निकाल कर ही दम लिया ना।
आप कह सकते हैं। मगर ज़ैगम साहब, वो 19 के धरने के बाद वो मामला तो ना रहे, वो तहरीक की सूरत तो ना रही ज़ैगम साहब, फिर तो ड्राइंग रूम्स के अंदर चीजें डिसाइड होती रही। 21 ऑनवर्ड जब ANP और अलहदा हो गई पीपल्स पार्टी, फिर वो तहरीक की सूरत उस तरह तो ना रही थी, सड़कों पे तो ना थे वो किसी सूरत, किसी मकसद को अचीव करने में, तो ड्राइंग रूम्स के अंदर उन्होंने डिसाइड किया। देखिए तहरीक, देखिए आप चलें, आप ऐसा कीजिए, देखिए तहरीक तो बहुत बड़ा लफ्ज है ना, हर वक्त हमारी सियासी जमातें तहरीक का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं। आप इसको अलायंस कह लीजिए, इत्तेहाद का नाम ले लीजिए। अब इत्तेहाद जो कुछ करता है वो उसको तहरीक कहते हैं। तहरीक को आप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कह लीजिए, यानी अपोजिशन जमातों का ऐसा इत्तेहाद जो सियासी मोबिलाइजेशन करता है। आप इसको यूं खोल के बयान कर दीजिए, क्योंकि तहरीक के लफ्ज में हम कोई तहरीक पाकिस्तान ढूंढते हैं, तहरीक पाकिस्तान तो नहीं होगी ना। एक नया अपोजिशन का अलायंस बना है जिसने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है। अब ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी शामिल है। आपने कहा इसमें बानी PTI शामिल नहीं है, वो बिल्कुल शामिल है, वो मौजूद नहीं है। इसमें 2 इलाकाई जमातें शामिल हैं, फेडरेशन की जमातें जो खुद को कौम परस्त जमातें कहती हैं। जमातें बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन अख्तर मैंगल और महमूद अचकज़ई दोनों बड़े लीडर हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं। 3 मजहबी जमातें हैं, 2 जमातें बहुत आप कह रहे हैं लाइट वेट हैं, लेकिन उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। अब मेक और ब्रेक जो हो सकता है, जो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, कि अगर मौलाना फजलुर रहमान अपना वेट इनके साथ दे दें। अब इस अलायंस की जो जरूरत है PTI को, वो इसलिए है कि वो जिस मुश्किल में है उसके लिए मोबिलाइजेशन जितनी मुश्किल है, उसका तरीका यह है कि दूसरी सियासी जमातें उसके साथ हों। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये मोमेंटम पकड़ेगी, मुश्किल बनेगी। हुकूमत की मुश्किल जो है, ज़ैगम साहब कतई कलामी की माजरत, मेरा सवाल यही था, ये मोमेंटम तभी तहरीकों को मिलता है जब उन्हें मुक्तदरा की हिमायत मिलती है या होती है। माजी उठा के देख लिया जाए, आपके ख्याल में इसी बात को सामने रखते हुए इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या है? ये मेरे ख्याल में ये बात तारीखी तौर पे दुरुस्त नहीं है। जो तहरीकें हैं, जो जमातों के इत्तेहाद हैं, वो मुक्तदरा के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। खास तौर पे जिस वक्त मुल्क में जमहूरियत नहीं थी, वो एंटी भी रहे हैं, मुक्तदरा के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। और जब खिलाफ खड़े हुए हैं तो उस वक्त ज्यादा बड़ी तहरीकें में चली हैं, और उन तहरीकों के नतीजे में मुक्तदरा को उनको स्पेस भी देनी पड़ी है, उनको इक़्तिदार में शामिल भी करना पड़ा है, उनके साथ मुज़ाकरात भी करने पड़े हैं। जो जिस तरीके से एक बिसात बिछाई गई थी, आप रोशन मुस्तकबिल देखते हैं, करनी पड़ी है। अब मैं क्विकली देखिए, मैं अर्ज़ ये करूंगा, देखिए हर जमहूरी जिद्दोजहद का रोशन मुस्तकबिल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई पासा पलट जाए। अब ये जो हुकूमत है, इसके हालात ये हैं कि अगर ये एक जमात होती, मुल्क में 1 पार्टी सिस्टम होता, तब भी ये अपने बोझ के नीचे गिर रही होती। इस वक्त तो हालात ये है, जो इनको लाए हैं, उन्होंने इनसे IMF का प्रोग्राम कराना है, टैक्स भी इनसे बढ़वाने हैं, इनके साथ से उन्होंने बेशुमार ऐसे काम करवाने हैं जिसकी वजह से इनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखना यह है कि इसकी तहरीक का रोल क्या होगा। दुरुस्त है शहजाद साहब, तहरीकों को सियासी बारगेन के लिए तो इस्तेमाल किया जाता रहा है। इमरान खान की रिहाई भी PTI का एक मकसद है, मगर अख्तर मैंगल हो, महमूद अचकज़ई हो, या अगर फ्यूचर में मौलाना साहब भी हिस्सा बनते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, क्या वो PTI के पिच पर खेल रहे हैं इस वक्त? और अगर खेल रहे हैं तो क्यों? क्या कोई और सियासी ऑप्शन नहीं है? मेरा ख्याल है मार्जिनल खिलाड़ी है ना जी, जो खेल रहे हैं अगर PTI की पिच पे खेल रहे हैं। यानी अगर आपने कोई मैच खेलना है और आपके मेन प्लेयर सारे के सारे बाहर बैठे हों या उस टीम में मौजूद ना हो, और आप कोई 15वां 16वां 18वां नंबर के खिलाड़ी ला के अपनी टीम में खिलाना शुरू कर दें, तो टीम की कामयाबी के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये हाल है इस वक्त, जो नाम 2-4 आप ले रही हैं उनकी निस्बत से। लेकिन उससे बड़ी बात जो मैंने बहुत मरतबा पहले भी की है, वो ये है कि इस हुकूमत को खतरा किसी तहरीक से नहीं है, इस हुकूमत को खतरा खुद अपने आप से है। और उसके कुछ निशानदेही आपने की जब आपने अपना इब्तिदाइया दिया। पहली बात, कितने जल्दी शहबाज शरीफ साहब दिल छोड़ देते हैं। यानी जिस किस्म की मुश्किलात उनको आ रही हैं, खानदान के अंदर एक तफाक होता है, एक पजीराई की वो कैफियत नहीं है। उनके अपने साथी PMLN के बाहर बैठे जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम मैं ना भी लूँ तो रोजाना टेलीविजन पे कोई ना कोई उनमें से मौजूद होता है, वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कोई शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल तो नहीं हो सकते। फिर कैबिनेट के अंदर बहुत सारे, आपने खुद जिक्र किया, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नाती, कुछ ऐसे लोग हैं, और खासतौर पर उन मेन जगहों पे जो कि इनकी मर्जी के नहीं है। तो जहां पर कैबिनेट भी अपनी नहीं है, जहां पर आपको अपने खानदान से भी पजीराई नहीं मिल रही, अपने साथियों से भी पजीराई नहीं मिल रही, तो आप वहां गवर्नेंस खाक करेंगे।
इस वक्त जिस चीज ने जोड़ के रखा हुआ है कैबिनेट को और इस हुकूमत को अपनी जगह के ऊपर, वो तो जाहिर है मुक्तदरा है, और मुक्तदरा इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। जब 9 सितारे अपनी तौर पे अपनी एग्जिस्ट करते थे तो उस वक्त आपका कहना यह है कि मुक्तदरा की सपोर्ट उस तरफ थी। हालांकि मैं ये कहता हूं कि वो उस वक्त मजबूत, इतने मजबूत थे कि मुक्तदरा को उनकी सपोर्ट में आना पड़ा। पहले खुद मजबूत होना पड़ता है इससे पहले कि मुक्तदरा ये फैसला करे कि मैंने किस तरफ जाना है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो अकेला था। आज तो 9 सितारे जो हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और बाकी सब एक अकेला है बंदा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बुनियाद नहीं बनती। दूसरी बात, हम किस बुनियाद पे कहते हैं तहरीक चलेगी? इस बुनियाद पे कहते हैं कि बड़े वोट पड़े पीटीआई को इस वजह से और लोग उठ के सड़कों पे बाहर आ जाएंगे। जिन हालात में वोट पड़े वो भी याद रखें, हमदर्दी का वोट था, एम्पथी का वोट था। उन्होंने एक ज्यादती होते देखी, महसूस की, जो लोगों का ख्याल था, और उन्होंने कहा कि हमें जाके इस पार्टी की सपोर्ट में जाके निकलना चाहिए। वो भी इस तरीके से निकले कि किसी को पता ही ना चले कि ये किस तरफ को जा रहे हैं वोट करने के लिए। तो वो एक सिचुएशन थी। दूसरी बात आ जाती है जहां पर तहरीक कि वो जो वोटर बेस था, वो जो वोट पड़ा, क्या वो तहरीक में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? उसके लिए मोमेंटम चाहिए, मास चाहिए। मास मोमेंटम में तब्दील होता है। उसके लिए उस तहरीक को, मास को मोमेंटम में तब्दील करने के लिए कोई ना कोई तो आपके अंदर अपनी खुद भी तो जान होनी चाहिए ना। जब आपके अंदर खुद जान नहीं है, आप एक मतलब टूट फूट का शिकार हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये नहीं पता कि अगला मकसद क्या है, जाना किधर है। हालात भी ऐसे हैं कि लोग वोट तो डाला है लेकिन उनको पता है कि बाहर निकलेंगे तो मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लोगों के लिए मुश्किलात, घरों में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में तहरीक का बनना मुश्किल हो जाता है, मास का क्रिएट होना मुश्किल हो जाता है, और मास ना हो तो मोमेंटम नहीं बनता, और मोमेंटम ना हो तो तहरीक नहीं बनती। तो इसलिए ये जो जैसे कहते हैं ना कि मैकेनिक्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं किसी तहरीक के, वो अपनी तौर पे अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। इस वजह से होता हुआ आपको नजर नहीं आता। दूसरी बात, फाइनल एक बात कह दूं, आइन जितना मिसयूज्ड वर्ड हमारी पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं। काश कि हमारे सियासतदान आइन को असल इज्जत देते। अगर वो आइन को असल इज्जत देते तो आइन की आज इज्जत होती। ये वोट की इज्जत मांगते हैं ना, इनको असल में अपना नारा बदलना चाहिए। इनको वोट की इज्जत नहीं, इनको आइन की इज्जत पहले करनी सीखनी चाहिए, और फिर उसके बाद आइन की इज्जत बनानी चाहिए। जब वो आइन की इज्जत बनाएंगे तो उसके बाद फिर वो इस काबिल होंगे कि वो नारा लगा सकें कि तहरीक आजादी, आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन, या वॉट एवर दे वांट टू से। भाई आप आइन के सबसे बड़े वायलेटर आप खुद हैं। आपने अवाम को फेल किया, आपने इस आइन का एक लम्हा भी फॉलो नहीं किया, और इस वजह से आज अवाम जिस मुश्किल में पड़ी है। 99.9% लोग, इससे ज्यादा अगर बोलूंगा तो बोल सकता हूं, घंटों बोल सकता हूं उस सब्जेक्ट पे, लेकिन फेलियर इन लोगों का जो लीडरशिप में आते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं लेकिन आइन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, शहजाद साहब कह रहे हैं कि आइन को इस्तेमाल करने की समझ रखना भी जरूरी है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान ने इजराइल को जवाब तो दे दिया है, नतीजा क्या निकलेगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर होने वाले हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार करार दिया। इस हमले में ईरानी फोर्स पासदारान इनकलाब के 2 जनरल्स के अलावा दीगर 7 अहलकार भी हलाक हो गए थे। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इजराइल को इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया था। माजी में ईरान और इजराइल के दरमियान दरपर्दा लड़ाई या शेडो वॉर चलती रही है, लेकिन हफ्ते के रोज मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन्स के जरिए ईरान ने तारीख में पहली बार इजराइल पर बराह रास्त हमला किया। तेहरान की इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ने इजराइल को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी के लिए जरूर मजबूर किया है। इस जवाबी हमले का मकसद इजराइल को यह बावर कराना था कि इस तरह के इक़दाम के नतीजे में उसे जवाबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ईरान के मिसाइल हमले, जो कि 1973 की यौम कपूर जंग के बाद होने वाला सबसे बड़ा हमला था, इस पर बड़े पैमाने पर आलमी रद्द-ए-अमल सामने आया। रूस की तरफ से तैयार करदा मजम्मती बयान की अमरीका, बरतानिया, फ्रांस की जानिब से मुखालिफत के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इजरायली इक़दाम की मजम्मत नहीं की। जनवरी 2020 में अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई हमले में ईरानी पासदारान इनक़लाब के अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के जवाब में ईरान ने इराक में वाक़ अमरीकी कैंप पर स्ट्राइक की थी। इजराइल को तब से ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत का इल्म था। मशरिक़ वस्ता पर नजर रखने वाले कई माहिरीन के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई बहुत ही सोच समझ कर की गई, जिसका मकसद तबाही नहीं बल्कि तल अवीव को एक मजबूत पैगाम देना था कि वो भी इस तरह के इक़दामात करने की सलाहियत रखता है।
जबकि कुछ हलकों का यह भी दावा है कि ईरान का इजराइल पर हमला फलस्तीनियों को एक मुतासिर कुन पैगाम भी देता है कि कम से कम एक मुस्लिम मुल्क तो ऐसा है जो इजरायली जारहियत का जवाब देने में एक लम्हा भी नहीं कतराएगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने ईरानी हमले पर कहा है कि आज की पेशरफ सिफारतकारी में तात्तुल के नताइज को जाहिर करती है। ये उन पहलुओं में संगीन मुज़म्मरात को जाहिर करती है जहां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आलमी अमन और सलामती को बरकरार रखने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। दफ्तर खारजा का यह भी कहना है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजराइली इक़दाम की मजम्मत कर देती तो ईरान की जानिब से किए गए जवाबी हमले की ज़रूरत ही पेश न आती। ये सारी सूरत हाल इस अहम सवाल को जन्म दे रही है कि मशरिक़ वुस्ता के हालात जो पहले ही कशीदा हैं, क्या अब इसमें मज़ीद कशीदगी देखने में आएगी? ख़ास तौर पर अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई की तो ईरान का मुमकिना रद्द-ए-अमल क्या होगा? उधर इसराइल को तस्लीम करने वाले अरब ममालिक का भी रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर भी नजर रखना जरूरी है। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, क्या मामला रफा दफा हो जाएगा या इसराइल सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है? हसन निसार साहब, मामला हाथ से निकल जाएगा या जिस तरह का ईरान ने जवाब देकर बताया है या मुतनब्बे किया है, तंबीह दी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अब इसराइल कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा, ये बात खत्म समझी जाएगी? नहीं, अगर कोई बेहूदगी होगी तो रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि ईरान ईरानियों का है और ईरानियों की एक तारीख है और वो सुपर पावर रह चुके हैं। हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है, ये उन्होंने साबित कर दिया। आपके अपने इंट्रो में भी है कि जवाब तो आया किसी मुसलमान मुल्क से, वरना तो ये कि जेहती तो फलाना तो नारे कख भी नहीं। भारत एक बात ज़हन में रखें, ईरान ने टेक्निकली एक महदूद रद्द-ए-अमल दिया, बाद में ये भी कहा कि इसके बाद कुछ नहीं होगा अनलेस तुम फिर कोई पंगा लो, ठीक है। और जो रद्द-ए-अमल था वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के दायरे में रह के दिया, ठीक है। इनकी जो आपने हवाला भी दिया डोमेस्टिकस में जो कुछ हुआ, अच्छा ये एक पहलू है एक फरीक के बारे में। मैंने उनके सुपर पावर होने का, उनकी तारीख का, उनके मिजाज का हवाला दिया जानबूझ के। दूसरी तरफ यहूदियों बल्कि सहूनियों के बारे में मेरी राय बहुत अजीबोगरीब है। मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया को नचाया हुआ है, आपके मीडिया से लेके आपका आज का सारा फाइनेंशियल सिस्टम, ये दुनिया उनके दिए हुए 3 निज़ामों पे चल रही है, माने या ढीठों की तरह ना माने। मुट्ठी भर सहूनी कहता हूँ मैं, यहूदी तो अच्छे लोग हैं, अच्छा बहुत ज़हीन भी हैं, इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो गीले पे पाँव नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि अगर बात हाथ से निकल गई है, मुझसे करोड़ गुना ज़्यादा शऊर उनको होगा, तो फिर मुट्ठी भर यहूदियों की मुख्तसर सी आबादी का नाम और निशान मिट जाएगा। मुसलमानों की तादाद देखो, क्रिश्चियनिटी की तादाद देखो, ये वो खेल लंबा है। फिर चाइना का और है, रूस का और है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे अगर रिलीजन्स के हवाले से देखो तो ये तो है ही नहीं। ये तो अपने इंटेलेक्ट के बलबूते पे दुनिया पे राज कर रहे हैं। नंबर गेम बहरहाल इंपॉर्टेंट होती है, इतनी नहीं जितनी आज से सदियों पहले होती थी, लेकिन इनके तो मार ही नहीं है। पंगा लिया इन्होंने, और बेगैरती अक़वाम मुत्तहिदा की को पहली बार है। ये रखेल है बुनियादी तौर पे चंद बड़ी ताकतों की, और यही इंसानी तारीख है। सही, ठीक। शहजाद साहब, ख्याल दुरुस्त है, थम जाएगा या मामला यहीं पे ठहरेगा। शहजाद साहब, बज़ाहिर 300 से ज़्यादा मिसाइल ड्रोन्स दागे गए हैं, कोई काबिल जिक्र जानी नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, और ऑन बोर्ड भी किया। एक तो बैनुल अक़वामी क़वानीन के अंदर प्ले किया, दूसरा ऑन बोर्ड भी किया, अमेरिका को भी और दीगर नेबरिंग कंट्रीज़ को भी पहले से ही कि कर सकता है ईरान। मकसद क्या था ईरान का? देखिए, पहली बात तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो ईरान ने हमला किया है, ये गज़ा के अंदर जिस किस्म की तबाही और नस्लकुशी इसराइल कर रहा है पिछले 8 माह से, उसके जवाब में नहीं किया। क्योंकि अगर उसके जवाब में होता तो इस किस्म का रद्द अमल ना होता जो कि इन्होंने दिया, कि बड़ा नपा तुला रद्द अमल था, बड़ा कैलिब्रेटेड था, महदूद था, जिस तरीके से हसन साहब कह रहे थे। तो इसको समझने की, तो किस चीज़ के जवाब में? जाहिर है कि उनके कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ, उसके जवाब में दिया, तो गजा के ऊपर नहीं दिया। तो ये जो हम जज्बा डालते हैं ना, अपने एहसासात को शामिल करते हैं, इससे बहुत
बढ़ के आगे समझदारी के साथ ईरान ने अपना पत्ता खेला। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शनेट था, मुतनासिब के हिसाब था, या ये एक कैलिब्रेटेड था। तो न पता तोला कि इससे ना बढ़ावा मिले, ना कोई और किसी के हाथ में लाइफलाइन चली जाए। कहा जाता है कि नेतन्याहू जो उनका वजीर आज़म है इसराइल का, वो इस वक्त इंतजार कर रहा है कि जंग का दायरा फैले ताकि अमेरिका भी शामिल हो जाए, ईरान भी शामिल हो जाए, और वो जो उसकी सियासत और अपनी पोजीशन जिस तरीके से सस्टेन रुकी हुई है वजीर आज़म के तौर पे या चल रही है, वो कायम और दायम रहे। वरना उसको शक है कि जंग खत्म होगी तो पहला काम होगा कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके केसेस पड़े हुए हैं जिससे वो बचना चाह रहा है। तो ये सारी एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, एक बाहर की पॉलिटिक्स के साथ साथ। तो दूसरी बात होगी, तो ईरान ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे वो जंग में जाए, जो कि इल टाइम्ड है, जो वो नहीं लड़ना चाहता, और ना ही अमेरिका उस जंग में जाना चाहता क्योंकि वो तो अपने इलेक्शंस के सिलसिले में बैठा हुआ है। तो ये तीसरी बात, आपका सवाल ये था कि जो उन्होंने किया क्या ये काफी था? देखिए, जब भी आप अटैक करते हैं, ऑफेंसिव को लॉन्च करते हैं, तो उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है, हम लोग कहते हैं वेट ऑफ अटैक, कि आपके हमले का वजन कितना था, और वजन के साथ आप तबाही का एक पैमाना बनाते हैं, और उस तबाही के साथ आप फिर इफेक्ट्स, असरात जो उसके होते हैं उसको देखते हैं कि हमारे दुश्मन पे कितने असरात हुए। याद रखें कि इसराइल ने अपने एक बेहतरीन दिफाई निजाम के साथ, वो कहते हैं, ईरान कहता है 50%, वो कहते हैं 99%, 99 नासी, 50 नासी, 80% कह लीजिए, 75% कह लीजिए, अलॉन्ग विद सपोर्ट ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, जो कि यहां से शुरू होते थे, जो ही एयरबोर्न होके यहां से गए हैं तो 40-45 मिनट का सफर तो था इनके लिए, जिससे पहले वहां पहुंचना था, और ये जो ड्रोन थे उनका तो उससे भी ज्यादा था। तो कहने का मतलब यह है कि इतना लंबा एक ट्रैक था जो कि अवेलेबल था, जो उन लोगों के, उन दफाई कुव्वतों के लिए जो कि इस वक्त ऑलरेडी मैदान में बैठी थी गल्फ से लेकर इसराइल तक पहुंचने के लिए, जिसमें अमरीकी, फ्रांसीसी, बरतानवी, कुछ और भी, ये सब के सब शामिल थे कि कहां कहां पे उनको गिराया जा सकता है। बहरहाल जो पहुंचा वो इतना जरूर था कि उसने डिटरेंस एस्टैब्लिश कर दी और कहा, बता दिया इसराइल को और दुनिया को भी कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि इस दफा तो मैंने कन्वेंशनल वेपन भेजे, मेरे पास न्यूक्लियर भी है, जो कि मैं अगर इसमें डाल दूं तो तुम्हारी तबाही का पैमाना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो उसने डिटरेंस को एस्टैब्लिश किया, जंग को बढ़ावा नहीं दिया, किसी के हाथ में सियासी फायदा नहीं दिया, और अपना पैगाम भी पहुंचा दिया। लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि ईरान, जिसना कह रहे हैं, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, उसको पता है कि मैंने किस हद तक खेलना है, मेरी अपनी ताकत कितनी है, मेरे पास स्पेस कितनी है। ये अकलमंद कौमें इस तरीके से सोच के अपने मामलात को करती हैं, ये एहसासात और जज्बात के साथ करती हैं। दुरुस्त हो गया जी। ब्रेक पे जाएंगे। बात हुई कि ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया, बड़ा नपा तुला, मगर बता दिया गया कि नो कॉम्प्रोमाइज। तो क्या आने वाले दिनों में मामलात बेहतर होंगे या मामलात संगीनी की तरफ बढ़ सकते हैं अगर इजराइल इस बात को ना समझा? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिर हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, एक हद तक तो ऊपर बात होगी कि ईरान ने नपातुला जवाब और अपनी बात को सामने रख दिया है। क्या इजराइल और यूरोप से ये इस मामले को समझ जाएंगे? मगर दूसरी तरफ एक पाकिस्तान का एंगल भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश किया मुस्लिम ममालिक के आपसी तनाज़ात के अंदर वो गैर जानिबदार रहे और किसी जगह पर दिखाई ना दे। इजराइल के मामले पर एक मखसूस मौक़िफ़ रहा है। कुछ अरब ममालिक के ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान पीछे ही रहा इन मामलात को लेकर, लेकिन इस वक्त हमारा इन्हिसार भी है माशी तौर पर कहीं ना कहीं अरब ममालिक पर। क्या पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की आजमाइश या चैलेंज बन सकता है? पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि हम अरबों के साथ हैं अरब इसराइल तनाज़े में, और अरबों को हमारी जितनी ज़रूरत होगी वो हम देंगे। जितनी अरब इसराइल जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ने मुकम्मल सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने अपने फ़ौजी भी भेजे, अपने पायलट भी भेजे, अपनी माली इमदाद भी दी, अपने असेट्स भी दिए। अब भी पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, जब भी अरब ये फैसला करेंगे कि इसराइल के साथ लड़ना है तो पाकिस्तान साथ देगा। लेकिन क्या पाकिस्तान फ़लस्तीनियों को इस सूरत में भी साथ दे सकता है जबकि एक तंजीम हमास ये फैसला करे कि उसने इसराइल से जंग लड़नी है, जबकि जो फ़लस्तीनियों का ही दूसरा हिस्सा ग़र्ब उर्दन है वो भी उनके साथ ना हो? इस तनाज़े की जो सबसे बड़ी तल्ख़ हकीकत जो अभी मेरे कोलीग्स ने भी की, जो उनकी बात का निचोड़ है, वो ये है कि हम कौमी रियासतों के अहद में रह रहे हैं। किसी को उम्मत शुम्मत का कोई दर्द नहीं है, किसी को इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। सब अपने कौमी मफादात को गार्ड कर रहे हैं।
ईरान ने जो कुछ किया वो कौमी मफादात के लिए किया। अगर गजा के लिए करना होता तो 8 महीने मौजूद थे, और वो आज ये ट्वीट नहीं करता कि आप गल खत्म समझो। ये गल कैसे खत्म हो गई? फलस्तीनी तो आज भी मर रहे हैं ना। आपका प्रॉक्सी था ना हमास, आपने आर्म और ट्रेन किया था ना, आपकी शय पे उसने जंग छेड़ी ना। चलो अरबों ने तो उसे अकेला छोड़ दिया, आपने क्यों अकेला छोड़ा? आप तो सिर्फ अपने सफारत खाने पर हमले का मेजर रिस्पांस दे रहे हैं, अपना डेटरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये तो कौमी रियासत का मामला है, हमने नहीं किया। जब भारत हमारी हदूद में घुसा तो हमने अपना डेटरेंस एस्टैब्लिश नहीं किया। जब ईरान पाकिस्तान के हदूद में घुसा तो हमने एस्टैब्लिश नहीं किया। इसराइल किसी भी मुल्क में ये काम करे जिसकी थोड़ी सी भी हैसियत है, वो डेटरेंस एस्टैब्लिश करेगा। क्या इसराइल पाकिस्तान के सफारत खाने पे हमला कर दे तो पाकिस्तान बैठा रहेगा? पाकिस्तान भी यही कुछ करेगा। तो ये तो एक रिएक्शन है। तो क्या मामला रफा दफा हो गया या इसराइल फिर कोई जवाब देगा? का जो ईरान ने, देखिए इसलिए रफा दफा हो गया कि ईरान का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, जो मैंने बयान कर दिया। इसराइल का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। ठीक है। इसराइल ने जानबूझकर प्रोवोक किया, ये क्लैश करवाया, उसका नतीजा ये हुआ कि नेतन्याहू की सियासत भी बच गई, गजा से भी सारी तवज्जो हट गई, और मगरिब में जो नाराजगी थी उसके खिलाफ, जो पूरा मगरिब पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ हो रही थी और हुकूमतें मजबूर हो रही थी। अमेरिका ने, मुझे याद नहीं पड़ता पिछली दफा कब अमेरिका ने इसराइल को ऐसी वार्निंग दी थी। एक वार्निंग दी थी। अब वो सब के सब इसराइल के पीछे इकट्ठे हो गए। पब्लिक ओपिनियन में भी कोई तब्दीली आएगी। फलस्तीनी तो फिर अकेले खड़े हो गए ना। वाहिद उम्मीद जो इस वक्त फलस्तीनियों की पैदा हुई थी वो वेस्ट की पब्लिक ओपिनियन की वजह से हुई थी। वो इस वजह से हुई थी कि मगरबी मुल्कों का रवैया बदल रहा था, तो वो भी अचीव कर लिया इसराइल ने। तो इसराइल भी नहीं बढ़ाना चाहता, इसराइल भी जंग नहीं चाहता, ईरान भी जंग नहीं चाहता, और मगरबी मुल्क भी जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहता, तो आगे क्यों बढ़ेगा मामला? हुआ तो छोटा सा कोई क्लैश कहीं और एक आध हो जाएगा, लेकिन फलस्तीनी तो रुल गए ना। फलस्तीनी तो बेयारो मददगार बेचारे मरते रहेंगे ना। आज आप और मैं भी क्या बात कर रहे हैं? इसराइल और ईरान तनाज़े की बात कर रहे हैं ना। आज आप और मैं भी फलस्तीन की बात तो नहीं कर रहे। तो वो मकसद भी हासिल हो गया। तो दुख तो ये है कि फलस्तीनी बेयारो मददगार है, ना कोई इंसानियत के नाम पे उनकी मदद करने को तैयार है, ना अरबिज्म के नाम पे, ना ज़बान और इलाके के नाम पे, ना इंसानियत के नाम पे उनके लिए खड़ा होने को कोई तैयार है। ठीक है। अब सर साहब, क्या समझते हैं कि ये जो एक ईरान का जवाब था, इससे कोई रद्द-ए-अमल क्रिएट हुआ? जो जैगम साहब बात कर रहे हैं कि और फलस्तीन के लिए मुश्किल होगी अगर एक ओपिनियन बन रहा था नहीं हुआ, या जिस तरीके से ईरान ने एक धमकी दी कि अगर कोई सपोर्ट करेगा इसराइल को या स्पेस देगा तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, मैसेज ज्यादा सख्त गया और फलस्तीन के लिए कहीं ना कहीं कोई आसानी यूएन के लेवल के ऊपर, अमेरिका के लेवल पर हो सकती है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल ईरान अगर और ममालिक इसमें शामिल हुए जंग में, खुदा ना खास्ता, तो ईरान को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेगा। देखिए, अब जो सारी बातें अभी की हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें सारी बातें तकरीबन कवर हो गई हैं। आपको याद होगा जनरल सुलेमानी को मार दिया था अमेरिका ने, तो कासिम सुलेमानी को, तो क्या उस पर ईरान ने क्या किया था? उस पर कोई जवाब दिया था? जी बिल्कुल, अगर आपको याद पड़ता है, नहीं दिया था ना जवाब। तो ईरान ने किया, अमेरिका ने किया था, तो इसलिए नहीं किया। अब इसराइल ने ये किया, सिचुएशन ऐसी थी। सर, इराक में जवाब दिया था, अमेरिका के बेस कैंप पे स्ट्राइक की थी, वहां पे जो उनका कैंप था, अमेरिकी कैंप, उस पे स्ट्राइक की थी ईरान ने। लेकिन देखें, अमेरिका में तो नहीं की ना, तो अभी भी इसी तरह किसी मुकामी अड्डे पे कर दें तो वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह ईरान ने अभी इसराइल ने 2 जनरल शायद मारे गए हैं उसमें, जो अभी दमिश्क में जो हमला हुआ है इनके सफारत खाने पे, उसके जवाब में इन्होंने ये किया है अपनी डिटरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस पे लोग बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बात अभी जैगम साहब कर रहे थे, मकसद यही था दोनों, इसराइल का भी और ईरान का भी, कि फोकस जो है वो उन पे रहे और उनके जो मसाइल, अंदरूनी मसाइल हैं, उनको काउंटर करने के लिए उनको एक अच्छा बहाना मिल गया। गज़ा से तो जो हट गई है, उसके फ़लस्तीनियों की बात नहीं अब हो रही, अगर हो रही है तो बताएं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जो था एक रीज़न है। अभी बरतानिया ने आज ही थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने ये बयान दिया है कि इसराइल को उन्होंने मना किया कि आप इसके जवाब में कोई और हमला ना करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये बात यहाँ तय हो जाएगी। बरतानिया, क्योंकि बरतानिया ने कहा, बरतानिया का बहुत इन्फ्लुएंस है इसराइल पे, और इसराइल को बनाने वाला भी बरतानिया ही है।
बरतानिया ने 2 मसले पैदा किए हैं दुनिया में, एक फ़लस्तीन का, कश्मीर का, दोनों को छोड़ गया और दोनों ने खित्ते में तबाही मचाई हुई है। तो अगर बरतानिया ने इसराइल को कहा है तो शायद वो मान जाए और ये इससे ज़्यादा एस्केलेट ना हो, लगता है। तो राय यहाँ पहुंची कि शायद ये रफा दफा हो जाए। बरतानिया की तरफ से जरूर इजराइल को कह दिया गया कि और फ्रंट ना खोला जाए, लेकिन इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं फ़लस्तीन का मामला इग्नोर हो रहा है, या उसके ऊपर एक तरह से कहा जा सकता है कि नज़र कम हो गई, वो पीछे चला गया। मगर क्या इजराइल चुपके बैठा रहेगा, ये आने वाले दिन मजीद बताएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।